तो हेलो हाउ दोस्तों, मैं समीर दिनशी एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। ये वीडियो भाई पाकिस्तान से ही पाकिस्तान का ओपिनियन लेने के लिए पहुंचे हैं, जो कि पाकिस्तानियों को लग रही है मिर्ची। रीजन ये है कि मोदी जी को सबसे आगे किया जा रहा है, तो इनको लग रहा है कि ये COP28 की मीटिंग सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के लिए रखवाई गई है। पाकिस्तान के काकड़ का तो ककड़ी बन चुका है, उसको किसी कोने में ठोक दिया जाता है। तो इस पे देखते हैं पाकिस्तानी कैसे अपना विधवा विलाप करते हैं। तो चलते हैं पाकिस्तान, देखते हैं ये वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ऐसी और मजेदार वीडियो को देखने के लिए और मेरा ऑनेस्ट रिव्यू देखने के लिए। साथ के साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलते हैं पाकिस्तान और बजाते हैं इनकी बैंड अपने तरीके से। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कह रहे साहब, नाम आपका? जहाँ से भाई क्या करते हैं? स्टूडेंट हूँ। जबरदस्त हो गया। रिसेंटली एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, कुछ लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। बात यह है कि रिसेंटली जो है COP28 की समिट हुई दुबई के अंदर, जहाँ पे तकरीबन 150 कंट्रीज़ के प्राइम मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किया। इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, डिफरेंट कंट्रीज़ के, ठीक है। अब वहाँ पे अगर देखा गया तो इंडियन को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिली। नरेंद्र मोदी ने तकरीबन 1.5 घंटे की स्पीच वहाँ पे दी, जहाँ पे जिसमें उसने बताया कि हम किस तरीके से इन्वायरमेंटल जो पोल्यूशन वगैरह को या इन्वायरमेंटल चेंजिंग को कंट्रोल में ला सकते हैं। जबकि वहाँ पे पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर सिर्फ एक पिक्चर में नजर आए, वो भी साइड से पे करके। क्या वजह कि दिन ब दिन इंडिया को इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है? मीटिंग को देख के ऐसा लगता है कि सारी की सारी मीटिंग अरेंज ही सिर्फ इंडिया की वजह से की गई। क्या वजह है? देखिए, वजह तो इसकी बहुत सारी हैं, लेकिन मैं आपको 2-3 पॉइंट आउट करा देता हूँ। पहला रीजन तो ये है कि अगर हम इंडिया, अच्छा 2-3 पॉइंट आउट कराएगा, जैसे कि ये COP20 की मीटिंग इसने ही रखी हो और इसको सब कुछ चीज पता है, इसके पास सारे डॉक्यूमेंट है, क्या चीज है क्या नहीं है। घर में नहीं है दाने और अम्मा चली बनाने। वाह, मतलब इतने कॉन्फिडेंस लाते कहां से वे? कौन सा चूरन खाते हो? ऐसे नशे क्या राहुल गांधी को भी करवाते हो हैं? के साथ कंपैरिजन करते हैं तो डेफिनेटली इंडिया जो है ना, वो एक इमर्जिंग पावर है, ठीक है ना। जब आप एक इकोनॉमिक पावर बन जाते हो, डेवलप कंट्रीज लाइक USA वगैरह का आप में इंटरेस्ट रहता है ना, तो आपके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। बिल्कुल यही हुआ था ना, अभी G20 का समिट भी हुआ, नरेंद्र मोदी ने USA के अंदर विजिट भी किया। सो कॉल्ड डेमोक्रेसी जो है USA, उन्होंने एक क्वेश्चन भी नहीं पूछा जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है इंडिया में। उन्होंने रेड कारपेट प्रोवाइड किया किसी नरेंद्र मोदी को। क्यों? ह्यूमन राइट्स वायलेशन इंडिया में हो रही है, देखो कौन बोल रहे हैं। खुद के हाथ हगे, मतलब बच्चे की पॉटी में डुबो के उसको काट रहे हो और दूसरे को बोल रहे हो ह्यूमन राइट्स वायलेशन। साले आए दिन एक दूसरे को फटते रहते हो, दूसरे की मस्जिदों में फटते रहते हो, आए दिन रेप एक दूसरे के अपने घरों में अपनी बहन बेटियों को नहीं छोड़ते हो। ह्यूमन राइट्स वायलेशन। उंगली उठाने से पहले सोच समझ लिया करो, ये पढ़ा लिखा कौन सा चूरन खाते हो बे? मतलब पैदा होते तुम्हारे सर्वर पे चोट मार दी जाती है, हैं क्या नुन्नू काटते वक्त, या फिर कुछ कोई चूरन वूरन खिला दिया जाता है, या बड़े होने के बाद तुम सारी चूतिया बन जाते हो? मेरे को बताने यार, कोई भी प्लीज, मेरे इंडियन में जो भी भाई में हो, जो भी, प्लीज मुझे बताएं कि इनको पैदा होते इनके सर पे चोट मारी जाती है, बड़ा होने के बाद इनको कोई चूरन खिला दिया जाता है, या बचपन से ही? समझ जाओ। सो का डेमोक्रेटिक कंट्री जो था, उसने डेमोक्रेसी की लेके कोई क्वेश्चन नहीं किया। ये हिपोक्रेसी हमें नजर आती है ना। क्यों नजर आती है? क्योंकि वहाँ पे USA के इंटरेस्ट है। तो एक इमर्जिंग पावर, डेफिनेटली हम एक इमर्जिंग पावर नहीं, हम स्ट्रगलिंग कंट्री है। हमारे यहाँ चले इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तो क्या, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। सो हम किस तरह इमेजिन कर सकते हैं कि ग्लोबल लेवल पे या ग्लोबल स्टेज पे जो है हमें वो इंपॉर्टेंस मिले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपना काम करना पड़ेगा, अपने ऊपर, अपने आप को एक पावर के तौर पे लेके आना पड़ेगा, ताकि दूसरे लोगों का हमें इंटरेस्ट हो। सो देन वी विल गेट द इक्वल प्लेटफॉर्म ना। सो अगर हम इक्वलिटी की बात कर रहे हैं तो देखें कि आप में और इंडिया में डिफरेंस कितना है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कल्चर वगैरह, आई एम टॉकिंग अबाउट प्योरली अबाउट इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ठीक है। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि अभी COP27 जो हुआ था, आई थिंक कि वहाँ पे पाकिस्तान ने बहुत कमेंडेबल जॉब किया था। अभी ये जो लॉस एंड डैमेज फंड था वहाँ पे, उस वक्त जो हमारी मिनिस्टर थी शीरी रहमान, उन्होंने केस को बहुत अच्छे से चलाया एंड हमने वो अप्रूव कराया। सो आई थिंक दैट वाज अ वेरी बिग विक्ट्री। अब यहाँ पे इस तरह क्यों नहीं है, तो उसका एक रीज़न ये हो सकता है कि वी डोंट हैव एन इलेक्टेड गवर्नमेंट जो कि वहाँ हमें रिप्रेजेंट करे। अच्छा, जब वो इंडिया के अंदर वो कोई मीटिंग हुई थी ना, कौन सी मीटिंग हुई थी जिसमें वो बिल्लो रानी आई थी अपना मुजरा करने के लिए यहाँ पे, तब तो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी? या फिर इमरान खान जब गया था तब इलेक्टेड गवर्नमेंट थी? है जब उसको वो पायदान दे दिया गया था रेड कारपेट वाला, जब उससे प्राइवेट जेट छीन लिया गया था, US से वापस बुला लिया गया था, अब तो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी। तब कहाँ गई थी तुम्हारी इज्जत बे? बस एक बार जाके कह दिया इस्लामोफोबिया, बस ओए हमारी बहुत इज्जत हो गई। बस इनको मजहब का जुल्म ऐसा चटा दिया गया ना कि इसके आगे सोचते ही नहीं है। और सही है, अच्छा है, मत सोचो यार, इससे आगे तुम्हारी औकात भी नहीं सोचने की। तुम सोचोगे इससे आगे जाके साला किसी के फटोगे। घर में रहो, फटो मरो जो मर्जी करो, घंटा फर्क नहीं पड़ता। जब हुआ था समिट लास्ट ईयर, तो उसमें एक तो हमारा डैमेज बहुत हो चुका था फ्लड्स को लेके, पर हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, वो पूरी तैयारी के साथ गए थे। अभी आप देखें हमारे पास इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, तो वो भी एक डेफिनेटली वो अफेक्ट करेगा। मे बी इसकी जगह अगर कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट होती और
कुछ बेहतर मिनिस्ट्री होती, कुछ होमवर्क करके जाते हम, तो जो हमने पिछली बार लॉस एंड डैमेज फंड अप्रूव करा है ना, हम उसी को आगे लेके चल सकते थे कि अब इसको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेके जाएं। तो ये कुछ रीजन है और भी। मतलब भीख मांगने के लिए भी पूरी प्रिपरेशन करते हैं भाई साहब कि हमें भीख दे दो हैं, या शेख इधर देख, भीख नहीं देगा तो छोड़ेगा नहीं तेरा गेट है, इस टाइप का। भाई साहब तुम्हारे इस कॉन्फिडेंस की दाद देनी पड़ेगी। किस कॉन्फिडेंस के साथ, मतलब मुझे तो सिर्फ लगता था कि इनकी सिर्फ पॉलिटिशियन ही ऐसे भिखारी हैं या फिर इनकी आर्मी भिखारी है, लेकिन इनकी पब्लिक भी मेंटालिटी इनकी भीख वाली है। मतलब खुद कुछ नहीं करना, भीख मांगनी है। हमें बहुत अच्छे से मैनेज करा भीख मांगना। इमरान खान ने बहुत अच्छे से भीख मांग रही है, श्री रहमान ने बड़े अच्छे से भीख मांग ली। अब मेरी बारी है, बाहर जाके तुम भी भीख मांगेगा, राइट? लेकिन फिलहाल तो आई गेस ये दो मेरे को मेजर रीजन नजर आ रहे हैं। सर आपने बात की कि वो एक इमर्जिंग पावर बन चुके हैं और अभी हम स्ट्रगलिंग में हैं। सर आज़ाद तो एक ही दिन हुए थे, एक ही साथ हुए थे, और आज़ादी का मेरे ख्याल से पर्पस भी ये था कि यार हम सेपरेट हो गए ना, ज़्यादा अच्छे से काम कर सकें। क्या वजह क्या बनी कि यार मतलब वो इतना ऊपर चले गए और हम, यार दुख होता है। यार देखें, स्टार्टिंग से ही देख लें तो इंडिया में और हमें बहुत डिफरेंस चल रहा है। स्टार्ट से ही बहुत डिफरेंस चल रहा है। सबसे पहला तो हमारा जो एक मिसफॉर्चुनेट ये था कि हमारे जो फाउंडिंग फादर थे वो अर्ली डिमाइस कर गए, एंड वहाँ पे जो उनके फाउंडिंग फादर थे उन्होंने कंट्री को स्टेबलाइज किया, आई थिंक मोर देन ए डिकेड। अब सुन ले भांड, इंडिया आज से नहीं है, ठीक है ना? इसका इंडिया को कोई फाउंडिंग फादर नहीं है। इंडिया का कोई भी, भारत का, भारत धरती का कोई भी फाउंडिंग फादर नहीं है। भारत की हिस्ट्री कई हजार सालों पुरानी है। डोंट टेल हिम कि नेहरू, पटेल, गांधी इन्होंने स्टेबल करा, नहीं करा। इन्होंने सत्यानाश करा। इन्हीं की मेंटालिटी की वजह से हमारा सत्यानाश हुआ पड़ा है। आज भी बहुत चीजें हैं, नहीं तो आज हम तो यूएस की भी ले रहे होते अच्छी वाली। तो अपने आप से हमें कंपेयर मत करो। हमारी हिस्ट्री आज की नहीं, बहुत पुरानी है। फाउंडिंग फादर, तुम्हारे फाउंडिंग फादर थे वो, जिसको बेचारे को एम्बुलेंस में तड़पती धूप में छोड़ दिया गया, एम्बुलेंस में पेट्रोल भी नहीं दिया गया। वैसे माचिस के तिल्ली जी के भी क्या करता वो, ठीक है। और हमारे पॉलिटिकल क्राइसिस तो तब से ही स्टार्ट हो गए थे। आपको पता ही होगा कि हमारा पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनने में हमें 9 ईयर्स लगे, जबकि इंडिया ने आई थिंक 3 से 4 साल में अपना पहला कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर दिया। टाइम एंड अगेन मिलिट्री टेक ओवर्स हुए हमारे यहाँ, कूल अगेन। इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। देखिए एक चीज़ आप समझ लें कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड सोशल स्टेबिलिटी का जो लिंक है ना, वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ है। उसको सर मैं यहाँ पे एक मजीद चीज आपसे जानना चाहूंगा। बड़ी पॉजिटिव, बड़ी लेवल की बातें कर रहे हैं कि सर क्या वजह है कि सारी दुनिया जो है वो इंडिया के साथ इतने ताल्लुकात बेहतर से बेहतरीन करती जा रही है। अब अफगानिस्तान को देख लो, चाइना को देख लो, अमेरिका को, यूएसए को देख लो। यार पिछले दिनों उन्होंने $6.1 बिलियन वहाँ पे जो है ना फंडिंग की है, और इसके साथ उन्होंने स्पेस सेंटर वहाँ पे ओपन करने का जो है ना कमिटमेंट की है। तो सर क्या वजह है कि उनके दिन ब दिन हर किसी के साथ ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, और एक हम साया हैं यार, हम उनको अभी तक एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। यार देखें, जहाँ तक रही हमारी एक्सेप्टेबिलिटी की बात, तो डेफिनेटली हमारे तो इश्यूज हैं। कश्मीर इशू तो बोन ऑफ कंटेंशन है सबसे बड़ा, तो डेफिनेटली। एंड वहाँ पे जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, सारे जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, इवन सिख्स के साथ भी हो रहा है, लेकिन स्पेसिफिकली मैं मुस्लिम्स को यहाँ पे मेंशन करूँगा। तो वो तो एक रीज़न है, वो हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। आई थिंक हमें कुछ टेबल टॉक्स की तरफ जाना पड़ेगा। मे बी हमारी न्यू गवर्नमेंट आए, उनकी न्यू गवर्नमेंट आए, तो कुछ एक होप नजर आता है। मतलब आपको अबे वो बैंड, तुम्हारे एक्सेप्ट करने ना करने से हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता, समझ गया? तुम लोगों की कोई औकात नहीं है। गंगू तेली राजा भोज को एक्सेप्ट करेगा, बड़ी बात भी करनी चाहिए वैसे, लेकिन इन लोगों की औकात सीरियसली ऐसी है और इनको यही रहना चाहिए। इनकी मेंटालिटी ऐसी है, इन लोगों की सोच ऐसी है कि ये कभी भी पॉजिटिव बात तो कर ही नहीं सकते किसी भी एंगल से। अपनी गलतियां इंसान को माननी चाहिए, मेरा मानना ये है। बट इनकी गलतियां इनको खुद नहीं दिखती, इनको दिखता हम आला कौन है, ये हमें करना चाहिए था। अबे क्यों तेरा बाप लिख के गया था, हमें करना चाहिए था। ये वो कर रहे हैं, ये तो हमारी जिम्मेदारी। अबे तुम्हारी जिम्मेदारी है क्या? पहले खुद का पेट पाल लो, जाई लो। हमारी तो चलो गवर्नमेंट कोई स्टेबल नहीं है। नरेंद्र मोदी पिछले 10 साल से हुकूमत कर रहे हैं और वो इंडिया को कहां से कहां ले गए हैं, ठीक है? उनकी जीडीपी 4 ट्रिलियन को टच कर चुकी है। क्या लगता है कि वो कोई अच्छे इफेक्टिव नहीं है? यार देखें, अगर हम इकोनॉमिकल टर्म्स में बात करें तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा उन्होंने काम किया है, लेकिन एट द सेम टाइम कम्युनल राइट्स हम देखें, अगर आपको गुजरात वाला इंसिडेंट याद होगा तो वो भी नरेंद्र मोदी ही वहाँ के सीएम थे ना। तो कम्युनल राइट्स जितने ज़्यादा नरेंद्र मोदी के टर्म में बढ़ा है ना, वो कभी कहीं और नहीं बढ़ा है। सर वहाँ के कुछ मुस्लिम भाइयों से हमारी बात होती है तो वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने जितना ये सारी की सारी चीज़ों को, हाँ कुछ एक्सट्रीमिस्ट लोग कुछ जगह हैं जैसे हमारे पाकिस्तान में भी है, ऐसे वहाँ पे भी उन्होंने जितना कहता है कि माइनॉरिटीज़ के लिए भी काम किया है। मोहम्मद शामी के लिए रिसेंटली उन्होंने एक स्टेडियम बना दिया उनके आबाई गाँव के अंदर। तो मतलब इतना किसी हुकूमत ने काम नहीं किया। तो क्या अभी भी लगता है कि मतलब मजीद उनके पहले की निस्बत अभी ज़्यादा वहाँ पे माइनॉरिटीज़ को हुकूक नहीं मिल रहे या मिल रहे हैं, या क्या? यार देखें, आप नोट करें कि जिन माइनॉरिटीज़ को अच्छे से ट्रीट किया जा रहा है वो ज़रूर पब्लिक फिगर हैं। दे आर नॉट अ कॉमन मैन। लेट्स टेक अ केस ऑफ कॉमन मैन ना, वी कैन नॉट पिक 2 to 3 केसेस एंड देन वी टॉक अबाउट होल ऑफ द कॉमन मैन। तो वो चीज़ हम बात नहीं कर सकते। कॉमन मैन आप देख लें, रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है ना। चलें वहाँ पे मुस्लिम्स छोड़ दें, कश्मीर का जो इशू आपको दिख रहा है,
अच्छा एक चीज, ये मुस्लिम मुस्लिम हमेशा करते हैं, इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता इंसानियत से, इनको मुसलमान दिखता है बस खाली, डजंट मैटर वो कोई भी हो। लेकिन 80 करोड़ लोगों को यहाँ पे फ्री राशन दिया जाता है, पूछ के दिया जाता है मुसलमान है कि नहीं है। यहाँ पे अगर कोई चीज फ्री है तो पूछ के दिया जाता है कि भाई तेरे घर में पानी आएगा तो तू मुसलमान है, साले तेरे घर का पानी काट देंगे। यहाँ राशन दिया जाता है, यहाँ पेंशन दी जाती है, यहाँ और प्रॉफिट दिए जाते हैं, तो पूछ के दिया जाता है कि तू मुसलमान है तो तुझे नहीं मिलेगा, आम आदमी को। अभी दिल्ली के अंदर से कुछ लोग जो झुग्गियों में रहते थे उनको फ्लैट दिए गए, कौन थे वो? मुस्लिम थे। हिंदूज कितने थे? सनातनी कितने थे? उसमें बहुत कम थे, पूछ के दिया गया। वो मोहम्मद शामी था वो तो, है ना। तुम लोग क्या करते हो? जो तुम्हारे नॉन मुस्लिम क्रिकेटर्स होते हैं उनके साथ ही तुम क्या करते हो? ये तो देख लो जाहिलो। चलो यहाँ पे ये भी मान लिया कि भाई यहाँ 2 से 3 बंदों को दे रहे हैं, तुम लोग क्या करते हो? दानिश करने को तुम लोगों ने इतना हैरेस कर दिया, इतना हैरेस कर दिया, बेचारे को यूएस जाकर सेटल होना पड़ेगा। पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी की वो हालत है, सुनवा के ना दिल दहल जाता है। देख 9 साल की बच्ची का इन जाहिलों 6 ने रेप करा था, 6 ने, और फिर चाकू मार के उसकी तड़िया बाहर निकाल दी थी। ये एक्सट्रीमिज्म की बात करते हैं भड़वे, और ये ऑन द रिकॉर्ड है, ह्यूमन राइट्स की बुक्स में है। इनकी मीडिया पे ये चीजें दिखाई नहीं देती, इस पे कोई बात नहीं करेंगे। इतना सा देश है लेकिन भड़वागिरी इतनी सारी करेंगे ये सारे। जो आर्टिकल 370 रिवोक हुआ है एंड देन वहाँ पे जिस तरह से पूरा ब्लैकआउट एंड अभी तक वहाँ पे जो भी सूरत हाल है, एंड उसके बावजूद अभी G20 समिट वहाँ पे करके एक नॉर्मल पिक्चर पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई है। सो सर आर्टिकल रिमूव करने के बाद आपको पता है कि कश्मीर की जीडीपी कितनी है? जम्मू कश्मीर की नहीं मुझे पाकिस्तान की जीडीपी को टच कर रही है वो। अच्छा दूसरी साइड पे देखा जाए तो वहाँ पे ऑरेंज ट्रेन चला दी उन्होंने। डेफिनेटली ठीक है, वहाँ पे उन्होंने मतलब श्रीनगर को इतना कुछ सजा दिया, इतना को मैंने पब्लिक रिव्यू रिएक्शन भी किया था, वीडियो दिखाई थी, और लोग कह रहे थे यूरोप है, जापान है, लोग मान नहीं रहे थे कि यार वो कश्मीर है। डेफिनेटली दे आर गोइंग टू डू दिस। अभी एक तो G20 समिट जब वहाँ पे 5G इंटरनेट चलता है। लेट मी टेल यू ना, G20 समिट जब हो रहा था ना तो बहुत ज्यादा काम तो तब हुआ है, ठीक है ना। वाई इट इज हैपनिंग कि एक तो वो उसे अपना इंटीग्रल पार्ट डिक्लेयर कर रहे हैं, सो डेफिनेटली वो ये सारी डेवलपमेंट्स वहाँ पे करेंगे, और डेवलपमेंट्स तब तक वहाँ पे नहीं हुई थी जब तक वहाँ पे मुस्लिम्स थे। अभी आप देखिए कि वहाँ पे डोमिसाइल जो है नॉन मुस्लिम्स को भी मिल रहे हैं, दूसरी स्टेट्स को, अब डेवलपमेंट हो रही है। बात तो तब थी ना कि वहाँ पे प्योरली जब कश्मीरीज थे तो तब डेवलपमेंट होती। आप बताएं क्या तब डेवलपमेंट थी? सर क्या मतलब अब सुन ले बड़वे, सॉरी गलती हो गई, भांड भड़वाई तुम्हें, तुम तो अपनी बहन बेटे भी भेज देते हो पैसों के लिए, तो भड़वा बोलना तुम लोगों की सही रहता। बोले तो जब 370 नहीं था तब भी वहां पे डेवलपमेंट हो रही थी, बट स्पीड कम थी। जितने तुम्हारे पाकिस्तान में कॉलेजेस नहीं थे तब शायद वहां पे इतने कॉलेज, इतने मेडिकल कॉलेज, इतने हॉस्पिटल्स तब भी थे वहां पे, बट स्पीड स्लो थी। जो स्पेशल दर्जा दिया गया था वो हटा दिया गया, और वो इंडिया का ही पार्ट था, वो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन में था, इंडिया के पास डॉक्यूमेंट है, महाराजा हरि सिंह ने हमारे साथ साइन किया था। तुम भांडों ने कब्जा करा है, कबाइलियों को भेज के तुम्हारे माचिस की तीली ने, जो सही टाइम पे निकल लिया, और होता तो पता नहीं क्या अपनी बुआ जवान करवाता, पता नहीं। और उसके बेटे बच्चे यहाँ रहते हैं, यहाँ मरते हैं, क्यों मरवा रहे हैं अपने? निकलो दफा हो जाए फिर यहाँ से, जाए ना पाकिस्तान बाप ने मांगा था, अपनी बुआ जवान करवा रहे हैं यहाँ पे, फिर निकलो दफा हो यहाँ पे। और हाँ रे, इंडिया कोई भी इंडियन सिटीजन कहीं भी जाके जमीन ले सकता है, किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। और तुम जैसे बढ़े तो बिल्कुल भी नहीं, छाती पीटो, चाहे नंगा बिलाप करो, रंडी रोना करो, कोई चाहे मुजरा कर लो तुम लोग, सामने कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जाहिलो अपनी खुद को ये नहीं पता कि वहां की जीडीपी क्या है, बंदर का पिछवाड़ा दिखा है, मार मार के उसा कर दूंगा, समझ गया? मतलब ये कोई फर्ज है कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कश्मीरी रहते, वहाँ पे कोई और दूसरा आगे, हमारा पाकिस्तान यहाँ पे आके कोई नॉन मुस्लिम नहीं रह सकता? नहीं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, ठीक है, वो राइट तो बिल्कुल, लेकिन एक स्पेशल स्टेटस तो प्रोवाइड किया गया था ना, और वो स्पेशल स्टेटस उन्हीं के प्राइम मिनिस्टर ने। सर मेरी बात सुने, यूरोप किन का है? अंग्रेजों का है। हमारे लोग वहाँ पे जाते हैं, पीआर लेते हैं, परमानेंट रेजिडेंस लेते हैं, लेने के बाद चीजें जो है वहाँ पे बाय परचेज करते हैं सारा कुछ। अब अगर वो उठ के कह दे कि यार ये क्यों आ रहे हैं, ये क्यों आ रहे हैं, हमने इनको जो है हकूक नहीं देने वगैरह वगैरह, तो बात थोड़ी सी गलत हो जाएगी। यार देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक एनेक्डोट शेयर करता हूँ ना, अगर वहाँ के आप ब्रेक्जिट का केस देख रहे हैं, यूके ने क्यों एग्जिट लिया? वहाँ पे जब वोटिंग हुई थी ना ब्रेक्जिट की, तो मोर देन 50% ने ब्रेक्जिट के हक में वोट किया था। उसके अंदर सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन थी जिसने वोट किया था वो कौन थे? ओल्ड एजीज थे। उनके कंसर्न क्या था कि हम जो है हमारा एम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है और बाहर से जा रहे हैं, उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। तो डेफिनेटली अगर जो आपके घर पे जो लोग हैं ना, आप उनको फुल राइट प्रोवाइड करेंगे तो बाहर से जब कोई आएगा उन्हें इशू नहीं होगा। लेकिन आप उन्हें ही राइट प्रोवाइड नहीं कर रहे और उनके सामने जो बाहर से आके सेटल हो रहा है, इफ यू आर गोइंग टू प्रोवाइड देम राइट, सो आई डोंट थिंक सो दैट इट इज। सर वहाँ के कश्मीरियों से मेरी बात। अब एक इस चूते को ये समझाओ कि अगर तुम्हारी कंट्री में कोई इन्वेस्टमेंट आगे कर रहा है, तुम्हारे एरिया पे इन्वेस्टमेंट आगे कर रहा है, तो वहां पे रोजगार किसको मिल रहा है? इस चूते को जरा समझा दो कोई भी, ये पढ़ा लिखा चूतिया है, बात करता है यूके की। तो मैंने उनको ना, मतलब जिस तरीके से हमारी एक सोच बनी हुई है, मैंने उनको कहा यार आप पाकिस्तान का पार्ट क्यों नहीं बनते, पाकिस्तान के लिए आवाज क्यों नहीं उठाते? उन्होंने कहा पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट क्या चलता है यहाँ पे आजाद कश्मीर में? मैंने कहा यार 2G 3G, मैं टूर करके आया तो मैंने कहा यार किसी के पास जाना पड़ता है कि वाईफाई कनेक्ट कर दो। उन्होंने कहा यहाँ पे सड़कें कैसी हैं? मैंने कहा यार
ज्यादातर तो कच्ची हैं लेकिन थोड़ी बहुत पक्की भी हैं। वहाँ पे और हालात कैसे, मामलात किस तरीके से, पीने का साफ पानी। उन्होंने कहा हम यहाँ पे 5G इंटरनेट इस्तेमाल करें, हमारे पास इतनी इतनी सहूलियात हैं। भाई आप पहले अपने लिए आवाज़ उठाओ, देन हम आपके अबाउट कुछ सोचेंगे। हम यहाँ पे इतनी खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं, व्हाई वी थिंक टू अटैच विद यू। दैट्स अ प्रॉब्लम। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे पाकिस्तानियों से ये है, पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल, पाकिस्तानी सोशल मीडिया से सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मुझे इस चीज की। ये लोग बात करते हैं, उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, ये खुल के चीजें अब आएंगी धीरे धीरे। इसलिए मैं कहता हूँ पाकिस्तान के जितने सोशल मीडिया हैं सब बैन होने चाहिए इंडिया के अंदर। इंडिया के पास इतनी पावर है क्योंकि यहाँ पे ये माइंड वॉश करते हैं और फिर यहाँ पे भी सर तन से जुदा के नारे लगते हैं, क्योंकि ये सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और होते हैं। और ये रियलिटी है भाई साहब, ये आपको हमें समझनी पड़ेगी और बहुत क्लोजली समझनी पड़ेगी। I am not saying that attach them with us or make them integral part of Pakistan. Give them autonomous. अगर मेरे ख्याल के मुताबिक वो वहाँ उनके साथ खुश है तो हमें उनको छोड़ के अपने हालात पे फोकस करना चाहिए। यार अगर वो देखें, ये तो बहुत बड़ी स्टेटमेंट होगी जो कि मैं एटलीस्ट स्टेटमेंट इतनी बड़ी नहीं देने वाला हूँ, लेकिन देखिए हमें तेरी स्टेटमेंट से घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, झिंगुर की झांट का बाल भी नहीं मिलने वाला, समझ गया? कोई घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, तेरी इतनी औकात भी नहीं है। तेरी एक स्टेटमेंट से बवाल मच जाएगा पूरी दुनिया के अंदर, ओए हो इस बंदे ने स्टेटमेंट दे दी है, मीठा सा बंदा आया, इसकी ये स्टेटमेंट है, अब तो भाई साहब पीओके भी इंडिया का हिस्सा बन गया, अब तो गिलगित भी आ गया है। तेरी स्टेटमेंट से इतना घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, मुंह पे तेरे मुंह के चले जाएंगे बच्चे भी, फिर तू देख ले क्या फर्क पड़ जाना है। तो वहाँ पे इंटरेक्शन हुआ है लोगों से, मेरा कोई इंटरेक्शन नहीं है, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट जो भी वहाँ से रिलीज आती है, रिपोर्ट्स आती है ऑल दैट ना, तो मैं उसकी बेसिस पे बात करूँ। आप इंटरेक्ट करके आए, सो यू मस्ट बी टॉकिंग फ्रॉम दैट माइंडसेट। सो डेफिनेटली हमारा फिर कन्वर्जिंग पॉइंट यहाँ पे तो नहीं बनने वाला है। सो वी हैव टू डाइवर्जिंग ओपिनियंस एंड अनलेस, देखिए आपने बोला है, लेकिन अनलेस आई डोंट सी एनी प्रूफ, आई डू नॉट इंटरेक्ट विद एनी ऑफ देम, आई कैन नॉट ट्रस्ट, एंड तो वो चीज़ रहेगा। तो यहाँ पे थोड़ा डाइवर्जिंग ओपिनियन। देखिए मेरी बात सुने, अगर हम तू ट्रस्ट करे ना करे, तुम्हारे ट्रस्ट में क्या है, तुम मुंह तो हगो, उसकी रोटी बना के खा जाओ, सानू कोई फर्क पड़ना नहीं है। तुम बस खाली हैं करो और भीख मांगो, रोटी खाओ, आटा नहीं है तो यहाँ से ले जाओ। मामले को साइड पे करके, इस इशू को साइड पे करके, हम थोड़ा सा अपनी एजुकेशन पे, अपना इंटरनल मामलात के ऊपर फोकस करके, अपनी यूथ पे फोकस करके, दुनिया के अंदर अपने आप को थोड़ा सा डोमिनेंट कर लें, सारी चीज़ों को साइड पे करके, एक इंसानियत को ज़हन में रख के सिर्फ कि यार दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है, हम वो सारा का सारा पैथेटिक थिंकिंग को साइड पे करके जरा कुछ कर लें, तो क्या ये बात ठीक है? आप एक्नॉलेज करते हैं इस बात से? डेफिनेटली स्कोप तो इम्प्रूवमेंट का बहुत है पाकिस्तान में। हमारा लिटरेसी रेट आप देखें, चले सबसे पहले तो आप ये देख लेना कि जेंडर इनइक्वालिटी, जेंडर रिपोर्ट गैप जो आती है ना, तो वहाँ पे आप देखें कि हमारी जो वुमेन की सेपरेशन है वो कितनी हो रही है। हमारे यहाँ इथनिक फॉल्ट लाइंस बहुत हैं। एजुकेशन जो है वो आप देख लें, इकॉनमी हमारी जो है वो पूरी तरह से शटर्ड हुई पड़ी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। तो डेफिनेटली अगर हमें अपने इन हालात में हम किसी के लिए आवाज़ उठाएंगे तो वो क्या ही आवाज़ होगी? या वो तो ऑब्वियस ही बात है, अगर हम उठा भी लेंगे सो दे आर नॉट गोइंग टू टेक इट वेरी मच सीरियस। जैसे यहाँ पे एक इंसिडेंट था ना अभी रिसेंटली, यहाँ पे जरन वाला इंसिडेंट हुआ, तो वही बात है कि अगर हमारे अपने कंट्री में कम्युनल राइट्स होंगे, सो हाउ वी कैन एक्सपेक्ट दैट इफ वी टेक द वॉइस अगेंस्ट कश्मीरीज या फिर जो भी रोहिंग्या में मुसलमान है या 2 मिनट में पलट गया हरामी है। थोड़ी देर पहले कह रहा था, कुछ देर पहले इसने बोला कि इंडिया में कम्युनल राइट्स होते हैं, लेकिन जेडन वाला का अभी खुद बयान कर दिया। अभी गिनवाने लग जाओ ना, अगर ये सामने होता तो मैं इसको नंगा करके दौड़ाता, घसीटता, मारता, पेलता, पिछवाड़ा इसका बंदर के पिछवाड़े जैसा कर देता, मार मार के साड़ेगा। 2 मिनट में पलट जाते हैं। ये मेरे को समझ में नहीं आता, ये एक बाप की औलाद होती है कि या फिर 2 मिक्स हो जाते हैं एक साथ ही। आई डोंट नो यार, सीरियसली। बाकी ये देख लो कि मेरे को ना पाकिस्तानियों की बात का और इनके ओपिनियन का घंटा फर्क नहीं पड़ता कि साले 2 मिनट में पलट जाते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता भाई। मुझे प्लीज कोई कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आप लोग कि एक बाप की है या मिक्सअप है, ये पड़ोसी, चाचा, ताऊ, किसी के, मतलब कुछ भी हो सकता है भाई, मुझे नहीं पता। क्योंकि 2 मिनट में हलाला फिर काला, क्योंकि इनकी बात 1 सेकंड में पलट जाते हैं भाई साहब। फिर इनको लगता है कि चंद्रयान पे जिसने फोटो खींची उस बंदे की फोटो तो आई नहीं है, जीपीएस नाम की तो कोई चीज ही नहीं होती है, कैमरे में रिकॉर्ड कैसे आवाज होती है। तो इन चीजों में इनको पहुंचने के लिए सदियां लगनी है। वैसे हर जगह पे जो ये अपना इस्लाम घुसा देते हैं, जहां देखो धर्म घुसा देना। खुद के अंदर ह्यूमन राइट्स के वायलेशन हो रहे हैं, खुद के अंदर, खुद की कंट्री में 140+ टेररिस्ट हैं यूएन डेजिग्नेटेड, और बकचोदी करेंगे इंडिया के लिए। तो औकात नहीं तुम लोगों की, जाहिलो। बाकी भाई आप लोगों को क्या कहना है इस मीठे आदमी के बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं समीर रंजी चलता हूं, मिलता हूं आप सबको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।